हमारे पास फिर मैनेजमेंट गेम्स है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आउटसाइड सेमिनार्स है। मैनेजमेंट गेम्स में क्या है, टीम्स ऑफ मैनेजर्स compete by making सिचुएशन, यानी एक स्टिमुलेट सिचुएशन बना देना, पर कुछ ऐसे डिसीजन लेना जो कि हमारे जॉब से एक्चुअल में रिलेट हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट गेम्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, आउटसाइड seminars. Many companies and universities offer web-based and traditional management development seminars and conferences. यानी बहुत सारे जो है ना ऑफिसेज में जो है ना वेब बेस्ड या ट्रेडिशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट होती है, जिसमें हमारे पास सेमिनार्स या फिर कॉन्फ्रेंसेज वगैरह आ जाते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, रोल प्लेइंग, जैसे कि हम किसी प्ले में रोल प्ले करते हैं। बिहेवियर मॉडलिंग में हमारे पास क्या जाता है, यानी हम बिहेवियर देखते हैं कि कौन से बिहेवियर हमारे पास एक्सेप्टेबल है और कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट हमारे पास मॉडलिंग आ गया, रोल प्लेइंग आ गया, सोशल इन्फोर्समेंट आ गया, ट्रेनी ट्रेनी ट्रांसफर्स ऑफ लर्निंग आ गया। फर्स्ट में मॉडलिंग में क्या है, शोइंग ट्रेनिंग द राइट और मॉडल वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, यानी कि एक चीज को एक राइट तरीका क्या है उसे करने का। रोल प्लेइंग में क्या होता है, ट्रेनी जो है ना एक रोल प्ले करेगा, यानी कि प्रैक्टिस करेगा एक अच्छे एम्प्लॉय। मैं कोशिश करती हूँ तेज बोलने की। एंड देन सोशल इन्फोर्समेंट में हमारे पास क्या, गिविंग फीडबैक ऑन द ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, जो भी ट्रेनी है उसकी परफॉर्मेंस को फीडबैक देना। उसके बाद है ट्रांसफर्स ऑफ लर्निंग, encouraging trainee apply their skills on the job, ठीक है, यानी कि ट्रेनी को इनकरेज करना कि वो अपने स्किल्स को जो है ना अप्लाई करें जॉब में। एंड देन आफ्टर इट हमारे पास क्या आता है, कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज आ गए, इन हाउस डेवलपमेंट सेंटर आ गया। कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज को पढ़ के बता दी बेटे मुझे इसे। बेटे आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं कह रही हूँ कोई रीड करके बता दे। Of the job, management training and development techniques. Corporate universities provides a means for coordinating all the company's training efforts and delivering web-based modules that cover topics from strategic management to engineering. ठीक है, आगे नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत बेसिक सा लिखा है। In-house development centers, a company-based method for prospective managers to realistic exercise to develop improved management skills. यानी कि कंपनी बेस्ड मेथड से, जिसमें हमारे पास एक्सपोज किया जा रहा है प्रोस्पेक्टिव मैनेजर टू रियलिस्टिक एक्सरसाइज टू डेवलप इंप्रूव मैनेजमेंट स्किल्स, यानी मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो है ना क्या नाम है हमारे पास, इन हाउस डेवलपमेंट सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं। फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव कोचेस को भी बता दूं, फिर पढ़ लो। मेरे एक सवाल है। जी जी पूछिए बेटे। वो अभी लास्ट आप प्रोजेक्ट का बता रही थी, उस पे जो ये सेकंड लास्ट पॉइंट है कि मेंशन द सोर्स ऑफ हायरिंग और कैंडिडेट सोर्स, इसमें क्या फर्क है दोनों में? कि आपके कैंडिडेट के सोर्स क्या है, आप कहाँ से ले रहे हैं। मैंने आपको जो है ना चैप्टर में बताया है ना कि सोर्स ऑफ कैंडिडेट, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। आप क्लासेस नहीं लेते बेटे, आपका नाम क्या है? कैनेडियन के सोर्स होते हैं ना बेटे, आप जो है ना एक इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, फिर उसके बाद एक वो मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ हायरिंग और इस दोनों में हम क्या लिखेंगे, हायरिंग में क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? देखिए एक होता है, देखिए मेरी बात सुनिए। अब जैसे अगर आप एक फेसबुक पे एक जॉब का ऐड दे रहे हैं,
उस पर आपको एक डिफरेंट टारगेट ऑफ सेगमेंट ऑफ ऑडियंस मिलेंगे। एक ट्विटर पे देंगे तो इसमें डिफरेंट मिलेंगे, लिंक्डइन पे देंगे तो डिफरेंट मिलेंगे, डॉन न्यूज़पेपर में मिलेंगे तो डिफरेंट सेगमेंट मिलेगा। और अगर आप एक कॉलेज में जाके जो है ना क्या नाम है एक सेमिनार रखवाएंगे और उसमें इंटरव्यूज देंगे तो उसमें डिफरेंट ऑडियंस मिलेंगे आपको। तो आप आपके सोर्सेज क्या है, यानी कि आपने कौन सा अडॉप्ट किया है। आपने भाई प्रिंट मीडिया पे गए हैं, या आप फेसबुक पे गए हैं, या इंस्टा पे गए हैं, या ट्विटर वाले पे गए हैं, या फिर ये जो रोजगार जॉब वाले हैं या इंडीड जॉब वाले हैं उनका अडॉप्ट किया है, या कोई एसएमएस के थ्रू किया है, या कॉल सेंटर डेवलप किया है, कौन सा अडॉप्ट किया है। और सोर्सेज क्या है, इंटरनल सोर्सेज है, एक्सटर्नल सोर्सेज है, रेफरेंसेस के थ्रू पे आपने इंटरव्यू लिए हैं, या फिर इस तरह से किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके या किसी एजेंसी को हायर किया है। ये सब मैंने आपको सारे चैप्टर्स में बताया है। अगर आपने क्लासेस ली है तो आपको पता होगा, और अगर क्लासेस नहीं भी ली है तो आप रिकॉर्डेड सेशन ही सुन लीजिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये है। और कुछ पूछना है किसी ने? अच्छा देखिए, ऐश्वर्या या फिर तंजीला कौन पढ़ रहा था एग्जीक्यूटिव कोचेस, मुझे पढ़ के बता दें। Of the job management training and development techniques, executive coaches, an outside consultant who questions the executive's boss, peers, subordinates, and sometimes family in order to identify the executive's strength and weakness. Counsels the executive so he or she can capitalize on those strengths and overcome the weaknesses. यानी कि एग्जीक्यूटिव के जो है ना क्या नाम है एग्जीक्यूटिव बॉस, ये जो उसके कोलीग्स हैं ये सब कोऑर्डिनेट है, एंड समटाइम्स फैमिली इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एग्जीक्यूटिव उसको क्वेश्चन कर सकती है क्यों, उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या, कंसल्ट द एग्जीक्यूटिव सो ही और शी कैन कैपिटलाइज ऑन दोस स्ट्रेंथ एंड ओवरकम द वीकनेसेस। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, जब उसकी वीकनेसेस से स्ट्रेंथ पता चल जाएगी वो उनको याद वीकनेसेस को ओवरकम करेगा और स्ट्रेंथ को क्या करेगा, फर्दर डेवलप करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट टू चेंज, उसको भी वन बाय वन आप बता दें मुझे। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट हमारे पास स्टार्ट हो गया है, तो इसको आप प्लीज बता दें। सबसे पहले हमारे पास मिशन या विजन आ जाता है, देन कल्चर में हमारे पास न्यू कॉपरेटिव वैल्यूज आ जाते हैं। स्ट्रक्चर में तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर क्या है, एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन क्या है, रिलेशनशिप किसको रिपोर्ट करना है किसको रिपोर्ट नहीं करना, टास्क की डिसीजन मेकिंग्स क्या है, एंड टेक्नोलॉजीज में हमारे पास जो भी नई चीज़ें हैं टेक्नोलॉजीज वगैरह वो भी आ जाता है। एंड एम्प्लॉय चेंज इन एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड स्किल्स, ये हमारे पास ये है, यही चीज़ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो सकती है। देन इसके बाद व्हाट कॉज रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू काइंड ऑफ फोर्सेस, दोस स्ट्राइविंग टू मेंटेन द स्टेटस क्वो एंड दोस पुशिंग फॉर चेंज। ठीक है, दो तरह की फोर्सेस होती है, एक जो चेंज चाहती है और एक जो चेंज नहीं चाहती। ठीक है, तो हमारे पास यही दो चीज़ें हर्डल क्रिएट कर सकती है। अच्छा, ल्यूविन चेंज प्रोसेस हमारे पास में क्या क्या आ जाता है, अनफ्रीजिंग आ जाता है, मूविंग आ जाता है, रिफ्रीजिंग हो जाता है। अनफ्रीजिंग यानी सबसे पहले तो उन्होंने मेल्ट करना है, जो एक एक स्टेटस को बना हुआ है उसको जो है ना तोड़ना है, उसको मेल्ट करना है, क्यों, उसको रीशेप करना है ना, जिस शेप में है उसको जो है ना दूसरे शेप में लेकर आना है। देन उसके बाद जब अनफ्रीज हो जाएगा देन हमारे पास मूविंग यानी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें हम बस डेवलप न्यू बिहेवियर वैल्यूज एटीट्यूड समटाइम थ्रू स्ट्रक्चर्ड चेंज। ठीक है, जो भी हमने वैल्यूज डेवलप करनी है, पॉलिसीज इंक्लूड करनी है, जो न्यू कल्चर डेवलप करना है, ये न्यू वैल्यू सेट्स डेवलप करना है, वो सब हम क्या कर देंगे, प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। एंड देन उसको दोबारा हम रीफ्रीज करेंगे यानी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अनफ्रीज करने का ही मतलब क्या है कि उसमें वो सारी चेंजेस इंडल्ज करनी है, इंक्लूड करनी है। एंड आफ्टर इट
हमारे पास चेंज इनिशिएटिव आ गया, जो कि ऐश्वर्या तंजीला आप में से कोई पढ़ ले बेटे। Overcoming resistance to change. Change initiatives, political campaign, creating a coalition strong enough to support and guide the initiative, marketing campaign, tapping into employees' thoughts and feelings, and also effectively communicating messages about the prospective program's theme and benefits, military campaign, deploying executives scarce resources of attention and time to actually carry out the change. है सब सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, सब समझ आ रहा है ना आप लोगों को। सबसे पहले का हमारे पास पॉलिटिकल कैंपेन आ गया, जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, क्रिएटिंग अ कोलिशन स्ट्रांग इनफ टू सपोर्ट एंड गाइड द इनिशिएटिव। यानी कि जो भी हम चेंज लाना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे पास ऐसे कैंपेन हम क्रिएट करें कि उसके बैक पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है। एंड देन उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन में हमारे पास क्या आ रहा है, टैपिंग इनटू एम्प्लॉय thoughts and feeling and also effectively communicating messages about the prospect program theme and benefits। ठीक है, इस तरह से हमने जो है ना थॉट से फीलिंग्स जो है ना टैप करना है, यानी इन्फ्यूज करनी है, इनोकुलेट करना है एम्प्लॉयज में, जो कि हमारे पास क्या करे, इफेक्टिवली मैसेजेस डिलीवर कर ले। ठीक है, जो भी हमारे पास न्यू बेनिफिट्स है या टीम है, ये जो भी चेंज हम लाना चाह रहे हैं। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन में क्या है, डिप्लॉइंग एग्जीक्यूटिव स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ अटेंशन एंड टाइम टू एक्चुअली कैरी आउट द चेंज। यानी इसमें हमें एक्चुअली जो है ना कैरी आउट द चेंज, यानी कि चेंज को लेकर आना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, हाउ टू लीड द चेंज इन स्टेप 10। ये स्टेप्स आप पढ़ लें, मैं वन बाय वन थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। ये बेसिक चीज़ें लिखी थी, इसमें कोई इतना खास कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं इसको जल्दी बस बता के आगे बढ़। खास कोई पढ़ना नहीं चाह रहा। सबसे पहले हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, मोबिलाइज अ कमिटमेंट थ्रू जॉइंट डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमें पहले तो डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम करनी है और इस पर फिर जॉइंट कमिटमेंट जो है ना क्या नाम है क्रिएट करनी है। क्रिएट अ गाइडिंग सॉल्यूशन। ठीक है, हमें गाइडिंग सॉल्यूशन क्रिएट करनी है एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, डेवलप अ शेयर विजन हमें डेवलप करना है, कम्युनिकेट द विजन और फिर इस विजन को क्या करना है, प्रिवेल करना है। ठीक है, एंड फिर हेल्प एम्प्लॉय टू मेक द चेंज, फिर एम्प्लॉय को हेल्प करना है कि वो चेंज लेकर आए। जनरेट शॉर्ट टर्म विन्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमें शॉर्ट टर्म विन्स जनरेट करना है, कंसोलिडेटेड गेन्स एंड प्रोड्यूस मोर चेंज। जो भी गेन्स हमें हुई है उनको पहले कंसोलिडेट करना है यानी इंटीग्रेट करना है, देन उसके बाद प्रोड्यूस मोर चेंज। ठीक है, उसके बाद फर्दर चेंज लेकर आना है। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, एंकर द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ कंपनी कल्चर, यानी कि चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करने का कल्चर क्या करना है, अडॉप्ट करना है या इनकरेज करना है। मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट द विजन एज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है और क्या जो भी हमारे पास विजन है उसको एडजस्ट करना है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड देन उसके विद बाद जनरेट द शॉर्ट टर्म विंस का क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म इस सेंस में कह रहे हैं कि भाई हम एकदम तो सब चीज़ें एकदम चेंज नहीं कर सकते ना, तो जो भी हमारे पास जो छोटी मोटी चेंज आई है, जो कि कहाँ पर है, हाँ मेक चेंज जनरेट, यानी कि जो भी छोटी सी चेंज आनी है उसको जो है ना विन विन का सिचुएशन बनाना है, यानी कि वो तो आ गई ना तो शॉर्ट टर्म गेन होंगे। देन उसके बाद क्या करना है, कंसोलिडेट द गेन्स। ठीक है, जो भी गेन्स हमें हुई है और देन उसके बाद अगला लाइन आप देखिए, एंड प्रोड्यूस मोर चेंज, यानी कि भाई फर्दर करते रहना है, एकदम तो इंसान नहीं बदलता ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि भाई अपनी रीडिंग हैबिट क्रिएट करो, एक दिन में तो आप 500 किताब पेजेस की बुक नहीं पढ़ सकते ना, या एकदम तो आप 5-6 घंटे रीडिंग नहीं कर सकते ना। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो पहले आप एक लाइन पढ़ेंगे, 2 लाइन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो उस छोटे छोटे गेम्स को क्या करना है, शॉर्ट टर्म विन समझना है कि देखो मैंने इतना तो किया, मैंने इतना तो किया। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप, क्योंकि चेंज लाना सबसे टफेस्ट टास्क होता है। ठीक है, मोटिवेशन के लिए।
हाँ, यानी कि जनरेट शॉर्ट टर्म विंस, यानी कि इस तरह से शॉर्ट टर्म विंस जनरेट करनी है। छोटी छोटी चीज़ों को जैसे पार्ट्स में क्या हुआ उनको गेन करने के बाद शॉर्ट टर्म विंस उसको बनाना है कि भाई हमने एक ये छोटा सा गेन कर लिया शॉर्ट टर्म विन, आगे हम और लाते रहेंगे। कौन ऑन प्रोसेस है ना। जैसे इमरान खान करते रहते हाँ, जैसे इमरान खान बोलता है वैसे आपको पता है इमरान खान क्या चेंज लेकर आ रहा है, वी ऑल नो किस हैं तरह पीछे से एकदम। बर्डन कर दिया है हम सबको। कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का रेट्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, सब चीजें किस तरह जैसे से हो गई हैं। उन्होंने शुरू में छोटे यही शॉर्ट टर्म विंस किए, जैसे कि उन्होंने छोटे मोटे प्लांट लगा दिए, पुलिस की तनख्वाह बढ़ा दी, बेटे बाद में बड़े बड़े उन्होंने शुरू धोखे दे दिए। शुरू से ही आपको पता है जिस दिन से इसकी गवर्नमेंट आई है तो आई रिमेम्बर कि जगह जगह तो खड्डे इसने खुदवाए और जगहें तोड़ी है इतनी ज्यादा। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ टूटा पड़ा रहता था। मतलब मुझे हैरत होती थी कि इतना तोड़फोड़ क्यों। तो सही भी था पर बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है और अभी भी बहुत वो भी अनजस्ट हो रहा है। शॉर्ट टर्म विंस है उसके, ये तो जी शोबाजियां दी। ये उसके शॉर्ट टर्म विंस से पहले से उसने प्रिपेयर किए हुए थे हाँ कि हाँ, हमने आप जाने देखिएगा जाते ही पहले ये नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट इलेक्शन में बड़े ताकि हाथ। पब्लिक थोड़ी सी एतमाद में आ जाए। वो इतनी बड़ी उन्होंने वो की है, एक्चुअल में तो बेचारी महंगाई कर पब्लिक, ली है। हाँ पब्लिक का प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक ने ऑलरेडी दे ट्राई दी, नवाज शरीफ, जरदारी और सब पॉलिटिशियन को ट्राई किया हुआ था। तो एक ये क्रिकेट में इनका एक बहुत अच्छा इमेज था, बहुत सर्व किया ठीक है पाकिस्तान को, यानी कि हमेशा वर्ल्ड कप विन किया। तो एक इमेज बना हुआ था कि लेट्स सी इनको चांस देते हैं कि हो सकता है ये कोई अच्छा चेंज वो आ जाए। तो मैं वैसे किसी पॉलिटिशियन को फेवर या अगेंस्ट नहीं चाहती हूँ, बट पाकिस्तान का ऑल ओवर रूट क्लास में ही प्रॉब्लम है। यानी कि भाई आपकी फाउंडेशन और हर चीज़ में इतने प्रॉब्लम्स है कि एक बंदा उसे ठीक कर भी नहीं सकता। बट जब गवर्नमेंट आई उसकी तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे आने लगी। भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर चीज़ ना जॉब है, कोई इकोनॉमी डेवलप ही नहीं हो रही बल्कि और डाउन हो रही है। तो मुश्किल है कि क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम लोकल गवर्नमेंट्स हुए हैं पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में, ये लोकल गवर्नमेंट सब में वो जो है ना क्या नाम है हारा है, जीता नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट में, क्योंकि पीपल जो है ना ज़्यादा सेटिस्फाई है नहीं जो डे टू डे न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं। अब आप देखिए ना अभी मॉनसून सीजन आने वाला ऐसे है। ही अभी आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है, वो जो नाला जो है कोरंगी में या वहाँ पर तोड़ रहे हैं घर, तो लोग इतने वहाँ परेशान हुए हैं। फिर मॉनसून, उसके बाद आपने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना लॉस हो गया, बजट में कितना प्रॉब्लम हुआ। मतलब कोई एक चीज़ जो बची भी हो, और इन्फ्लेशन कितना बढ़ा दिया। तो ऑल ओवर इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में है। तो आप ऐसे ही। खुद भी देख रहे होंगे चीज़ों को कितना बुरा हाल है। कोविड ने भी इतना ज़्यादा बुरा किया सब चीज़ें। ओके, अब हमारे पास क्या है, यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यानी ओडी क्या होता है हमारे पास। ओडी जो होता है स्पेशल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन व्हिच द एम्प्लॉय देमसेल्फ फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द चेंज दैट रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि इस तरह से कोई अप्रोच अडॉप्ट करना है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, अप्रोच कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए, जिसमें एम्प्लॉय देमसेल्फ जो है ना क्या करे, फॉर्मुलेट करे या इम्प्लीमेंट करे चेंज को जहाँ पर रिक्वायर्ड हो। यूजुअली इन्वॉल्व एक्शन सर्च, अप्लाई बिहेवियर साइंस नॉलेज, change the attitude, value and beliefs of employee, change the organization in a particular direction। ये सब चीज़ें जो है ना हो सकती है। मैंने इसके बाद हमारे पास क्या एग्जांपल ऑफ ऑर्डी इंटरवेंशन। ठीक है, ऑर्डी इंटरवेंशन के एग्जांपल्स इन्होंने दी थी, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एंड देन ये चार्ट तो आप लोगों ने देखा हुआ है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देख रहे थे कि किस तरह से हमारे पास ये पूरी बुक का मैप है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, इवेलुएटिंग द ट्रेनिंग एफर्ट्स, डिजाइनिंग द स्टडी, टाइम सीरीज डिजाइन हो सकता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ट्रेनिंग एफर्ट्स से मेजर में हमारे पास क्या आ सकता है, रिएक्शन टू ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनीज टू द प्रोग्राम, कि भाई क्या रिएक्ट कर रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम को, लर्निंग दैट एक्चुअली टुक प्लेस। ठीक है, लर्निंग का कोई
मतलब कोई रिजल्ट्स हो रहे हैं या फिर मतलब जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है उससे कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। बिहेवियर दैट चेंज ऑन द जॉब, ठीक है, जॉब पे बिहेवियर चेंज हो रहा है जो भी ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। रिजल्ट्स दैट वर अचीव एज द रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है, वो रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं जो कि क्या नाम है अचीव होने चाहिए। ट्रेनिंग भाई कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, उससे पहले एक माइंड सेट है ना कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, तो वो हो भी रहा है, वो रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन इसके बाद टाइम सीरीज ट्रेनिंग इवैल्यूएशन डिजाइन में ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड सैम्पल ट्रेनिंग इवैल्यूएशन फॉर्म दिया हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा, डमी फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टार्ट करेंगे। अभी भी हमारे पास कुछ होने थे, अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ ले किसी तरह से भी। मैं जब तक ये बहना क्या नाम है अटेंडेंस ले लीजिए। मिस प्रोजेक्ट की डेट एक्सटेंड कर दें। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए 22 की डेट मैंने दी हुई है ना, और 23 को पेपर है, तो पेपर के साथ जो है ना अगर ये सबमिट हो जाएंगे ना इनकी ग्रेडिंग भी करनी होगी। फिर आपको पता है एक ही वीक में जो है ना डिपार्टमेंट को जो है ना रिजल्ट भी चाहिए होगा, तो इसीलिए मैंने ये डेट दी है। आप ऐसे कर लीजिएगा, अव्वल आप पहले कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना 22 को सबमिट करा दें। अगर 22 को बाई चांस नहीं हो पाता, ठीक है, तो आप लोग जो है ना पेपर के साथ भी इसको सबमिट कर लीजिएगा, या पेपर देने के बाद इसको बाद में फिर फॉरवर्ड कर लीजिएगा शाम तक या रात तक या सुबह तक, इस तरह से। और इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, बिकॉज आपको पता है फिर अगर आप नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैं देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार होता है ना कि आप सबमिट कराएं रिजल्ट सबमिट कराएं, तो फिर वो ग्रेडिंग में बड़ा प्रॉब्लम होगा। नहीं आए हुए होंगे तो फिर मैं एक एक को अप्रोच नहीं करूंगी, जिन बच्चों के आए हुए होंगे मैं उन्हीं के चेक करके फॉरवर्ड कर दूंगी, क्योंकि बेटी बार बार नहीं देखा जा सकता। तो आप ऐसे कर लीजिएगा 24 आप अपना ना डेडलाइन कर लें, ठीक है, 24 आप ओके, थैंक यू सो मच मैम। 24 की बस डेडलाइन। मार्क्स कब शेयर कर रही हैं? जी जी क्या बोल रहे हैं आप? मार्क्स कब शेयर करेंगे? मार्क्स मैं आप लोगों को जो है ना एक्सेल शीट फॉरवर्ड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। वैसे मैंने जो है ना क्या नाम है वो डिपार्टमेंट फॉरवर्ड कर दिया रिजल्ट, तो डिपार्टमेंट से भी आप पूछ सकते हैं, पर अगर आप बोले तो मैं जो है ना क्या नाम है मिस पेपर्स में ओनली फाइनल के चैप्टर्स इंक्लूडेड है या मिड के चैप्टर भी इंक्लूडेड है? सिर्फ फाइनल, सही। ठीक है। आपको रिक्रूटमेंट का चैप्टर करवाया है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का पढ़ाया है, उसके बाद ये वाला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है, and उसके बाद थर्ड 3 चैप्टर हो गए ना मिस? नहीं क्योंकि हमने बेटे मिड 4 है, में ना 4 है। अभी ये परफॉर्मेंस अप्रेजल भी तो स्टार्ट करेंगे, सैटरडे के दिन की तो क्लास होगी। तो मैम ये कंप्लीट तो नहीं होगा ना पूरा ये हो जाएगा, चैप्टर? मैं इसमें एक ही इम्पोर्टेंट क्लास है इम्पोर्टेंट हमारी अब। चीजें पढ़ाऊंगी, कोई सब थोड़ी पढ़ाऊंगी। मैं जब कब क्लास लेंगी आप? पेपर इसको हो गए, मिला के 4 होंगी पेपर हो गए मिस? होंगे। हाँ इसको मिला के 4। ओके सही, हाँ फिर सही। इस पेपर हो रहे होंगे, आप कब क्लास लेंगी? नहीं बेटे सैटरडे मंडे से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, सैटरडे तक तो क्लासेस होंगे। मिस उसकी हम रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देख मिल जाएगा। टाइम लगता है। मिस उसकी तैयारी के लिए थोड़ा आप बेटे बहुत आप पढ़ा इसको दिया रीड मैंने। करना शुरू कर ले, पहले के 3 चैप्टर स्टार्ट कर ले रीड करने, 4th में आपको आप एंड में पढ़ लीजिएगा। एक ठीक है, क्लास तो अभी रहती है ना। ठीक है। सही है। अच्छा ये बताएं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल होता क्या है? 4 ही तो चैप्टर है बेटे, 4 चैप्टर बहुत इजी होते हैं। वैसे मैं डिपार्टमेंट में से पूछ भी लूंगी कि क्लास होगी सैटरडे को या नहीं होगी। अगर डिपार्टमेंट ने बोला कि क्लास ही नहीं होगी
फिर तो बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ये वही चैप्टर्स होंगे जो पढ़े हैं। बट अगर सैटरडे की क्लास, क्योंकि मंडे से है पेपर, सैटरडे तक तो क्लासेस होंगी, मंडे के बाद पेपर स्टार्ट, तो मेरे ख्याल से तो सैटरडे की क्लासेस होंगी, बिकॉज काउंट भी सैटरडे की क्लास के बाद ही पूरा हो रहा है। सही है, तो आपका चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और सेशंस भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, कोई मुझे बता तो दें। मिस आपकी परफॉर्मेंस चेक करके आपको प्रमोट करते हैं तो कहते हैं परफॉर्मेंस। Okay. आपकी जो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। और उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? वो क्राइटेरिया होता है जिसमें परफॉर्मेंस चेक होती है कि विद इन इंडस्ट्री टूवर्ड्स गोल के लिए काम कर रहा है या फिर वैसे ही चल रहा है काम। ओके, हम डेफिनेशन एक दफा देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है? Evaluating an employee current or past performance related to his and her performance standard, यानी कि जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए उसके उससे जो है ना पास्ट एंड फ्यूचर का जो है ना परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय को क्या करना है, कंपेयर करना है, इवैल्यूएट करना है। इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी कि भाई परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है या पुअर हो रही है, ये सब चीज़ें इंक्रीमेंट आ रही है, उसी के हिसाब से जो है ना आपके जो पर्क्स होते हैं, आपके प्रमोशंस और आपके जो सारे जो बोनसेस, अलाउंसेस, फैसिलिटीज, ये सब चीज़ें डिसाइड हो रही है। देन उसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, द प्रोसेस एम्प्लॉयर यूज टू मेक श्योर एम्प्लॉय आर वर्किंग टुवर्ड्स। यही बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, अभी दोबारा ये लिखी हुई है जिसमें यही लिखा हुआ है कि जो है ना हमें ये मेक श्योर करना है कि जो एम्प्लॉय है वो टुवर्ड्स द गोल काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के डायरेक्शन में काम कर रहा है या उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, वाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Why performance management question mark लगा हुआ है, increasing use by employer by performance management reflect। ठीक है, क्यों क्यों कर रहे हैं इस तरह से भाई, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूज क्यों की जाती है? द पॉपुलरिटी ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को मेंटेन करने के लिए कि भाई हमारे पास जो भी प्रोडक्शन है या जो भी हमारे पास प्रोसेस है वो क्वालिटी मैनेजमेंट हो, यानी कि efficient and effective way में हम काम करें। We believe that traditional performance appraisal are often not just useless but counterproductive। ये बिलीव है जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं वो सिर्फ यूजल नहीं है बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव, यानी प्रोडक्टिविटी को भी डिक्रीज करते हैं। The necessity in today's globally competitive industrial environment for every employee effort to focus on helping the company to achieve its strategic goal। मैंने आपको पहले चैप्टर्स में बताया था कि कंपनी के जो है ना स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होते हैं। हर कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को कंपनी की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि नाउ व्हाट देयर इज टू मच कंपटीशन। इतने कंपटीशन में जब ना एम्प्लॉय हेल्प करेगा ही तो हमारे पास जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव होंगे, अदरवाइज कभी भी अचीव नहीं हो सकते। ओके, देन इसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाई अप्रेज परफॉर्मेंस। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के? बेटी कोई रीड करके बता दे। Appraisals play an integral role in the employer's performance management process. ओके, इंटीग्रल रोल यानी कि होल रोल प्ले कर रहा होता है किसमें, अप्रेजल, यानी कि सबसे जो है ना वाइटल या फिर मेन रोल प्ले करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज करने में। नंबर 2, Appraisals help in planning for correcting deficiencies and reinforce things done correctly. हाँ,
अप्रेजल किस में हेल्प करता है? चीज़ों को इन्फोर्स करने में एंड चीज़ों को रेक्टिफाई करने में, ठीक है। और जो भी डेफिशिएंसी है उनको जो है ना फुलफिल करने में या करेक्ट करने में, और जो भी थिंग्स हैं उनको जो है ना इन्फोर्स करने के, राइट थिंग्स को इन्फोर्स करने में अप्रेजल हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, Appraisals in identify employee strengths and weakness are useful for career planning. अप्रेजल क्या करता है? एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बता देता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, कैरियर प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एम्प्लॉय की कैरियर प्लानिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद Appraisals affect the employer's salary raise decisions. मैंने अभी आपको क्या बताया, जो भी अप्रेजल्स होता है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि इस इंडिविजुअल को प्रमोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको ये पर्क देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये अलाउंसेस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ये एक स्कोर कार्ड की तरह होता है, जैसे कि हम एक मिडटर्म एग्जाम्स लिए और इसमें स्कोर्स हमें आए, जिसके उसके अकॉर्डिंग मैं इवेल्युएट करूँ कि ये बच्चा जो है ना इस काबिल है कि इसको इतने नंबर देने चाहिए, ये बच्चे ने पढ़ा है, ये बच्चे की नॉलेज अच्छी है। इसी तरह स्कोर कार्ड जो है ना परफॉर्मेंस का भी बनता है, ठीक है, और इसको भी एनालाइज किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि ये इस पोजीशन के लिए कैपेबल है या नहीं कैपेबल, या इसकी प्रमोशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इसमें भी ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। ओके, ये इसके बाद हमारे पास क्या है, क्लासरूम टीचिंग अप्रेजल बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इन्होंने एक डमी दी हुई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, रियलिस्टिक अप्रेजल, इसको आप रीड कर लें। Motivations for soft less than candidate appraisals. The fear of having to hire and train someone new. यानी कि भाई एक डर लगा हुआ है कि किसी भी न्यू एंड बंदे को हायर करने के लिए, द फियर ऑफ हैविंग टू हायर एंड ट्रेन समवन न्यू, किसी न्यू बंदे को ट्रेन करने के, हायर करने का जो फियर होता है, ठीक है। देन The unpleasant reaction of the appraisee. ठीक है, जिसको अप्रेज कर रहे हैं, जिसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उसकी तरफ से एक जो है ना अनप्लेजेंट रिएक्शन भी मिल सकता है कि भाई उसे बुरा लग रहा है कि तुम कौन होते हो मुझे इवेल्युएट करने वाले, क्योंकि बहुत से लोगों की पर्सनालिटी एग्रेसिव भी होती है, हर बंदा चीज़ों को पॉजिटिव नहीं लेता, तो ये भी एक हैसल हो सकता है, राइट। A company appraisal process that's not conducive to candor. मे बी जो कंपनी का अप्रेजल है वो जो है ना अपीलिंग ही नहीं हो कैंडिडेट के लिए, कि भाई आप तो ठीक कर ही नहीं रहे हैं, आपका वे ऑफ अप्रेजिंग सही नहीं है, आप इस तरह से अप्रेज करें, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, Others of giving soft appraisals. Employee loses the chance to improve before being forced to change हाँ, jobs. सॉफ्ट अप्रेजल का क्या प्रॉब्लम होता है कि एम्प्लॉय जो है ना इम्प्रूव होने के चांसेस क्या करता है, लॉस कर लेता है। Lawsuit arising for this measure including the inaccurate performance appraisal, अगर आप भाई किसी को सही से इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं तो वो आप पे केस भी फाइल कर सकता है, ठीक है, यानी लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं। असल में ये यूएस बुक है ऑथर की, तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन वहीं पर फॉलो होते हैं, यहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यार लोकल या पाकिस्तानी कंपनियाँ अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी भी होंगी, बट मोस्ट ऑफ दी कंपनीज जो है ना उनका जो कल्चर है या वे ऑफ ट्रीटिंग दी एम्प्लॉय वो बहुत पुअर होता है और बहुत जो है ना क्रूल या अनह्यूमन होता है, ये सच है। तो इसीलिए जो है ना क्या नाम है, प्रॉफिट मेकिंग भी जो है ना उनकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, टर्नओवर रेट भी ज़्यादा होता है, और यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि उनका अपना काम हो या अपना जो किसी के अंडर वर्क करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, तो हाँ, ये आपने देखा होगा बहुत सी जो बाहर की कंपनी होती है वो यहाँ से शिफ्ट भी इसलिए करती हैं, यहाँ लीगल इश्यूज भी बहुत हैं, और यहाँ पर लेबर लॉ को भी इम्प्लीमेंट ज़्यादा नहीं किया जाता है, चीप लेबर आराम से मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, जबकि बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं चीज़ें, ठीक है।
तभी जो है ना वहाँ पर कंपनी इस तरह से इतना वो असल में अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एम्प्लॉयज की तरह नहीं बल्कि ऑनर्स की तरह ट्रीट करते हैं। और वहाँ के पीपल्स भी हार्ड वर्क होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ वन साइडेड प्रॉब्लम है, यहाँ पर लोगों में भी प्रॉब्लम होते हैं, वो मोटिवेटेड या सिंसियरली वर्क के साथ नहीं करते हैं। ओके, देन इसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट में, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कोई रीड करके बता दे मुझे। अच्छा बेटी, अगर किसी को कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ लें, ठीक है, फिर दोबारा मैसेज करके या वैसे ही पूछना, वो क्लैरिफाई भी नहीं हो पाता, अभी पूछ लें, क्योंकि हमारे पास कुछ ही टाइम में शायद क्लास भी ऑफ हो जाए, तो पूछ सकते हैं आप लोग। अदरवाइज ये कि मैं अपना टॉपिक ही कंटिन्यू करती हूँ। मैम अगर ये प्रोजेक्ट 25 नंबर का है तो मतलब इसमें सेशनल मार्क्स इसी में इंक्लूडेड है? बेटे ये प्रोजेक्ट सेशनल मार्क्स ही होते हैं ना, और क्या होता है? नहीं मैम, उसमें वो अलग से वो क्विज होते हैं जैसे कि असाइनमेंट्स के मार्क्स। हाँ 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 बेटे, वो सब इसी में इंक्लूडेड है। मतलब मैंने मेंशन नहीं किया है पर अंडरस्टूड है, जिन लोगों ने क्लास पार्टिसिपेशन किए हैं, क्विजेस किए हैं, असाइनमेंट्स किए हैं, वो सब इसी में, इसी का ही पार्ट है। आपकी मेहनत जाया नहीं होगी जिन लोगों ने असाइनमेंट्स, क्विजेस, सब चीजें की हैं। ओके, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में क्या आ जाता है हमारे पास? Management philosophy that required employee to continuously set and restlessly meet ever higher quality, cost, delivery and availability goal है। ठीक है, जो मैनेजमेंट फिलॉसफी है वो क्या कहती है कि हमें किसी भी एक जगह रुक जाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें लाइफ टाइम इम्प्रूवमेंट या लर्निंग पे बिलीव करना चाहिए। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने एक टारगेट सेट किया, उसको अचीव कर लिया, तो उससे उससे बड़ा टारगेट सेट करें, फिर इसको अचीव करने की कोशिश करें, फिर वो अचीव कर लिया, उसकी फर्दर और बड़ा टारगेट सेट करके फिर उसे अचीव करने की कोशिश करें। यानी कहीं पे भी स्टॉप या स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप नहीं आएगा, बल्कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट फिलॉसफी ये बोलती है इराडिकेटिंग द 7 वेज, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन नहीं करनी है, इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं करने हैं, अननेसेसरी डाउन टाइम नहीं करना है, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस, कॉस्ट, मोशन एंड इन्वेंटरी, इन सब चीज़ों को जो है ना क्या नाम है अवॉइड करना है, इनका ख्याल करना है, क्योंकि ये क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन को पहली लॉस देती है। Requiring each employee to continuously improve his and her own personal performance from one appraisal period to the next, ठीक है। अप्रेजल पीरियड होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेजल पीरियड कुछ होता है, कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होता है। तो जो भी ड्यूरेशन ये वो होता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम जो है ना एम्प्लॉय उसको क्या करे, इम्प्रूव करें, ठीक है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय की। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, द कॉम्पोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आ गया डायरेक्शन शेयरिंग आ गया, रोल क्लैरिफिकेशन आ गया, रोल अलाइनमेंट आ गया, डेवलपमेंटल गोल सेटिंग आ गया, ऑनगोइंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आ गया, ऑनगोइंग फीडबैक आ गया, कोचिंग एंड सपोर्ट आ गया, परफॉर्मेंस असेसमेंट आ गया, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन एंड कंपनसेशन आ गया, वर्क फ्लो एंड प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड रिटर्न। ये सब चीजें क्या आ गई हमारे पास कंपोनेंट होगी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की प्रोसेस की। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछने में, मैं नेक्स्ट उस पर चली जाऊँ। Defining goal and work effort, guidelines for effective goal। सबसे पहले क्या है, असाइन स्पेसिफिक गोल। सबसे पहले हमें एक गोल स्पेसिफिक गोल असाइन करना है। असाइन मेजरेबल गोल्स, ठीक है, मेजरेबल गोल्स असाइन करने हैं। असाइन चैलेंजिंग बट डूएबल गोल्स, ठीक है। एनकरेज पार्टिसिपेशन।
यानी कि एक स्पेसिफिक गोल हमें असाइन करना है, मेजरेबल गोल करना है, चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई गोल है जिसको अचीव करना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इनकरेज पार्टिसिपेशन, भाई पार्टिसिपेशन इनकरेज करना है। अच्छे स्मार्ट गोल्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। स्मार्ट गोल्स में हमारे पास एस जो होता है उसमें स्पेसिफिक यानी क्लियरली स्टेट विद डिजायर्ड रिजल्ट, यानी जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए उसका हमें क्लियरली क्या करना है, स्टेट करना है, यानी राइट डाउन करना है या बताना है कि भाई ये स्पेसिफिक चीज या गोल है हमें अचीव करना है। मेजरेबल इन आंसर हाउ मच, यानी मेजरेबल यानी कि अगर